Hello students, hope that you all are doing well. So in this lecture we will going to continue the same heading which we are discussing in the previous lecture, which is way through which MNC set up production. So basically हमने previous lecture के अंदर जो first way था through which MNCs जो है वो setup करती हैं production उसे discuss कर लिया था. इस lecture के अंदर हम discuss करेंगे second and थर्ड वे थ्रू विच जो MNCs हैं वो अपने बिजनेस को सेटअप करती है फॉर प्रोडक्शन. तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे सेकंड वे को. बाय अब लोकल कंपनीज. अब सेकंड वे थ्रू विच जो MNCs हैं वो सेटअप करती हैं प्रोडक्शन को, तो वो है बाय अप लोकल कंपनीज. भाई फर्स्ट वाले के अंदर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वे के अंदर कि जो MNCs हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है हैंड्स किसके साथ, लोकल कंपनीज ऑफ अ कंट्रीज. ठीक है, यानी कि जिस कंट्री के अंदर वो ऑफिस और फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं वहां की जो लोकल कंपनीज हैं उनके साथ वो क्या कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं हैंड्स, या आप कह सकते हैं कोई एग्रीमेंट साइन कर रही हैं जिसमें वो ज्वाइंटली क्या करेंगी, वर्क परफॉर्म करेंगी लोकल कंपनीज के साथ. जो सेकंड वे है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो MNCs हैं वो डायरेक्टली क्या कर रही हैं, बाय कर रही हैं लोकल कंपनीज को. ठीक है, आपको स्ट्रेंज लगेगा बट आप याद करिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो MNCs होती हैं उनके पास लॉट ऑफ मनी होती है. ठीक है ना, बहुत सारा पैसा ये खर्च कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होता है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसा प्रॉफिट के थ्रू क्या करते हैं, कमाते हैं, और ये बिग बिग कंपनीज होती हैं. तो ऑटोमेटिकली इनके पास इतना पैसा होता है कि ये जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको बहुत ही इजीली क्या कर सकती है, बाय कर सकती हैं विद देयर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो MNCs हैं वो सेकंड वे जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या कर रही हैं, बाय अप कर रही हैं लोकल कंपनीज को. तो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज. MNCs with huge wealth can buy up local companies एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन. अब यहाँ पर वही बताया गया है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि जो MNCs हैं वो क्या करती हैं, उनके पास ह्यूज वेल्थ होती है यानी कि लॉट ऑफ मनी होती है, और इस मनी की मदद से वो क्या कर सकती हैं, वो बाय अप कर सकती हैं लोकल कंपनीज को और एक्सपेंड कर सकती है अपने प्रोडक्शन को. भाई आप इस तरह समझिए फॉर एन एग्जाम्पल कि आज आपकी कोई कंपनी है, ठीक है ना, आप किसी MNC के क्या हैं, ओनर हैं. तो जब आप किसी बहुत बड़ी MNC के ओनर हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या है, लॉट ऑफ मनी है. अब आप किसी अदर प्लेस या किसी अदर कंट्री में जब ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज को सेटअप करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए लैंड लेना पड़ेगा, फिर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, फिर जाकर आपका कहीं ना कहीं ऑफिस सेटअप हो पाएगा या आपकी जो फैक्ट्री है वो कहीं ना कहीं सेटअप हो पाएगी. फिर उस ऑफिस में या फैक्ट्री में आपको क्या करनी पड़ेगी, मशीनरीज लगानी पड़ेंगी, अदर इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, लेबर्स को हायर करना पड़ेगा, वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा, तब जाकर फाइनली आपकी जो फैक्ट्री है, ठीक है ना, वो क्या आएगी, प्रोडक्शन में आएगी. तो इसमें क्या लगेगा, लॉट ऑफ टाइम लगेगा. तो इस टाइम को सेव करने के लिए बेसिकली जो MNC ओनर्स होते हैं या जो MNCs होती हैं बेसिकली वो क्या करती हैं, वो डायरेक्टली ही बाय कर लेती हैं किसको, लोकल कंपनीज को, सो दैट उनको जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, ये सब उनको क्या हो, ऑलरेडी सेटअप मिल जाए जिससे कि उनका जो टाइम है वो कंज्यूम ना हो, टाइम बचे, सो दैट वो डायरेक्टली क्या कर सकें, प्रोडक्शन को कर सकें, भाई प्रोडक्शन प्रोसेस को कर सकें, जिससे कि उनका जो आप कह सकते हैं जो कॉस्ट है या आप कह सकते हैं जो प्रोडक्शन है वो चालू हो जाए, जिससे कि उनका प्रॉफिट आना भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और उनका जो टाइम है वो भी क्या होगा, बचेगा. इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो MNCs हैं उनके पास ह्यूज वेल्थ होती है और इसी वेल्थ की वजह से, इसी मनी की वजह से वो बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं लोकल कंपनीज और अपना जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं. क्लियर? इसको हम और इजी वे में समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से जो हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है, और वो एग्जांपल है बेसिकली कारगिल फूड्स का. अब जो ये कारगिल फूड्स है बेसिकली ये क्या है, लार्ज अमेरिकन MNC है. भाई जिस तरह से हमने रिलायंस के बारे में डिस्कस किया इंडिया के अंदर, टाटा के बारे में डिस्कस किया, ठीक है ना, भाई जो जो इंडस्ट्रीज हैं क्या है, MNCs है, उसी तरह यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं और इस एग्जाम्पल में हमें एग्जाम्पल दिया गया कारगिल फूड्स का, और बेसिकली जो कारगिल फूड्स है ये क्या है, लार्ज अमेरिकन MNC है. ठीक है, तो अब जो ये कारगिल फूड्स है जो क्या है, लार्ज अमेरिकन MNC है, ये क्या करती है, बॉट ओवर स्मॉल इंडियन कंपनीज, यानी कि जो स्मॉल इंडियन कंपनी है उसको ये क्या कर रही है, बॉट कर रही है. और कौन सी कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है पारक फूड्स की. तो बेसिकली जो कारगिल फूड कंपनी है जो कि क्या है, लार्ज अमेरिकन MNC है, वो क्या कर रही है, बॉट कर रही है स्मॉलर इंडियन कंपनीज को.
और कौन सी कंपनी का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, पारक फूड्स का। क्लियर, आगे देखते हैं। लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब जो ये पारक फूड है जो क्या है, स्मॉल इंडियन कंपनी है बेसिकली, इसका क्या है, लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क है इंडिया के वेरियस पार्ट्स में, ठीक है। इसीलिए जो कारगिल फूड्स है वो उसको क्या कर रही है, बाय कर रही है। आगे देखते हैं, वेयर इट ब्रांड वॉज वेल रेप्यूटेटेड। अब यहाँ पर क्या बताया गया है नेक्स्ट, कि जो पारक फूड है इसका लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क है इंडिया के वेरियस पार्ट्स के अंदर, और जहां इसका मार्केटिंग नेटवर्क है वहां इसके ब्रांड की क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी रेप्यूटेशन है, यानी कि वेल नोन ब्रांड है, वेल रेप्यूटेड ब्रांड है। इसीलिए जो कारगिल फूड है वो बेसिकली क्या कर रही है, जो पारक फूड है जो कि एक स्मॉल इंडियन कंपनी है उसको क्या कर रही है, बाय कर रही है। अब इससे उनको क्या बेनिफिट मिला वो देखते हैं हम। ऑल्सो पारक फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज हुज कंट्रोल हैज नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई पारक फूड जो है उसके पास 4 ऑयल रिफाइनरीज भी थी, तो ये जो 4 ऑयल रिफाइनरीज है ये भी अब किसके कंट्रोल में आएंगी, ये भी कारगिल फूड के कंट्रोल में आएगी। क्यों, क्योंकि जो कारगिल फूड्स हैं जो कि लार्ज अमेरिकन एमएनसी है उसने क्या करा, जो पारक फूड है उसको बाय कर लिया, ठीक है। यानी कि जब एंटायर कंपनी को बाय किया तो उसके अंदर जितने भी आप कह सकते हैं उसके डिपार्टमेंट्स होंगे या उसकी जो भी चेन्स होंगी उनको भी बाय किया जाएगा। तो उसी तरह जो पारक फूड्स हैं उसके पास क्या थी, 4 ऑयल रिफाइनरीज थी, और ऑटोमेटिकली जब कारगिल फूड ने पारक फूड्स को बाय किया तो जो ये 4 रिफाइनरीज हैं ये भी किसके कंट्रोल में आएगी, कारगिल फूड्स के कंट्रोल में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल आउटपुट तो क्या निकला कि भाई जो कारगिल है, वो जो कारगिल फूड कंपनी है वो क्या है, अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल की इंडिया के अंदर। और ये कब पॉसिबल हो पाया, बिकॉज जो 4 रिफाइनरीज थी जो बेसिकली पारक फूड के पास थी, जब कारगिल फूड ने पारक फूड को बाय किया तो ऑटोमेटिकली जो ये 4 रिफाइनरीज थी इनका जो कंट्रोल है वो शिफ्ट हुआ कारगिल के पास। और कारगिल क्योंकि जो लार्ज अमेरिकन एमएनसी थी यानी कि इनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी थी, ठीक है ना, और ये क्या कर सकते जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर सकते थे। तो उसी की वजह से क्योंकि ये लार्ज एमएनसी थी, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया, ठीक है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज किया, और ऑटोमेटिकली हम क्या देखते हैं जो कारगिल है वो क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल की, कहां पर, इंडिया के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या समझ में आया सेकंड वे में, कि जो बड़ी एमएनसीज होती हैं, ठीक है ना, जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होती है, वो क्या करती हैं, वो लोकल कंपनीज को बाय करती हैं। लोकल कंपनीज को बाय करने का उनको क्या बेनिफिट मिलता है वो हमने कारगिल के एग्जांपल से समझा कि किस तरह, जैसे कि पारक फूड को कारगिल फूड ने बाय किया तो जो पारक फूड था उसका जो भी आप कह सकते हैं जो लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क था वो ऑटोमेटिकली किसको शिफ्ट हुआ, कारगिल को शिफ्ट हुआ। और जो उनके ब्रांड की रेपुटेशन थी वो भी क्या थी, गुड थी, तो वो ऑटोमेटिकली रेपुटेशन किसके पास आई, कारगिल फूड्स के पास आई। प्लस जो 4 रिफाइनरीज किसके पास थी, जो 4 रिफाइनरीज थी बेसिकली पारक फूड के पास, उसका कंट्रोल भी किसके पास शिफ्ट हुआ, कारगिल के पास शिफ्ट हुआ। तो ऑटोमेटिकली लास्ट में हमने क्या देखा कि जो कारगिल है, बिकॉज उसके पास क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि वो क्या है, एमएनसी है, तो उसने उस अमाउंट ऑफ मनी का यूज किया, प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज किया विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एंड फाइनली जो कारगिल है वो क्या है, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट एडिबल ऑयल का क्या है, प्रोड्यूसर है। तो आप समझे किस तरह से जो एमएनसीज होती हैं वो बाय अप करती है लोकल कंपनीज को, और कहीं ना कहीं जो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस है उनको सेटअप करती है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने 2 वेज डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने फर्स्ट जो वे था उसमें हमने देखा किस तरह से बेसिकली जो एमएनसीज होती हैं वो क्या करती हैं, ज्वाइन करती है हैंड्स किसके साथ, लोकल कंपनीज के साथ। और सेकंड वे हमने देखा जिसमें जो एमएनसीज हैं वो डायरेक्टली क्या कर रही हैं, बाय कर रही हैं लोकल कंपनीज को, सो दैट वो फास्टर वे में अपने प्रोडक्शन को क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस द थर्ड वे विच इज MNCs place orders for production with the small producer। अब जो थर्ड वे है वो क्या है कि भाई जो MNCs हैं वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, प्लेस करती हैं ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर, यानी कि MNC है वो क्या कर रही है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्या कर रही है, ऑर्डर देती है कि वो उनके लिए क्या करें, प्रोड्यूस करें। तो देखते हैं व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज, गारमेंट्स, फुटवेयर एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज where production is carried out by a large number of small producers around the world। अब यहाँ पर क्या बताया गया है बेसिकली फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि भाई अगर हम एग्जांपल देखें इंडस्ट्रीज के, तो जैसे कि गारमेंट इंडस्ट्री है, फुटवेयर इंडस्ट्रीज है, आप कह सकते हैं जो स्पोर्ट आइटम्स की इंडस्ट्रीज होती है, ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनके एग्जाम्पल बताए गए हैं जहां पर जो प्रोडक्शन है वो कैरीड आउट होता है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द
वर्ल्ड। यानी कि आप इस तरह समझिए कि भाई जो गारमेंट मेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जो फुटवेयर मेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जो स्पोर्ट आइटम्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी मेकिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कहीं ना कहीं ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर अगर आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली कैरिड आउट होता है कहाँ पर, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि बहुत सारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इन थिंग्स इन आइटम्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं। The product are supplied to the MNCs which then sell these under their own brand names to the customers। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिकली इनको ऑर्डर मिलता है किससे, जो लार्ज एमएनसीज होती है उनसे, और जो लार्ज एमएनसीज होती हैं वो क्या करती हैं, इन प्रोडक्ट को सेल करती हैं अपने ब्रांड के नेम के अंदर अपने कस्टमर को। भाई फॉर एग्जांपल आप इस तरह समझिए कि आज आप लोग स्पोर्ट्स वगैरह सब खेलते होंगे, तो आज आप बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं लाइक एडिडास है, नाइक है, ठीक है ना, तो इस तरह के आप बड़े बड़े महंगे ब्रांड पहनते हैं, महंगे शूज पहनते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि जो एमएनसीज हैं उन्होंने क्या करा है, जो आपके लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उन्हीं को ऑर्डर देकर इन शूज को क्या किया है, मैन्युफैक्चर किया है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो तो इतनी बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, तो उनकी जो क्वालिटी है वो कैसे मैच होगी। वो इसलिए जब एमएनसीज जो होती है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जब उनको इस तरह के ऑर्डर देती है तो ऑटोमेटिकली वो कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं, कुछ गाइडलाइन होती है कि उनको इस क्वालिटी का मटीरियल इस प्राइस रेंज में इस टाइम पीरियड में चाहिए, और क्वालिटी से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक एक पेयर को क्या करेंगे, उनका एक पर्सन होता है एमएनसी का जो उन क्वालिटी को चेक करता है, और जो शूज उनको उस क्वालिटी में नहीं लगता उसको वो क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्लियर एग्रीमेंट होता है, क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं किसको, स्मॉल प्रोड्यूसर को। तो आप इस तरह समझिए कि जो लार्ज एमएनसीज होती हैं, अगर हम एग्जांपल ही डिस्कस करें फुटवेयर का, जिसमें अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें कि भाई आज हम लोग एडिडास है, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके हम शूज पहनते हैं फॉर एन एग्जांपल, तो ऐसा हो सकता है कि जो एडिडास जो कि इतनी बड़ी एमएनसी है, स्पोर्ट्स कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उन्हीं को क्या करती हैं, ऑर्डर देती है, और उनसे शूज को क्या करती है, कलेक्ट करती है, उनको अपने ब्रांड के अंदर क्या करती है, सेल करती है। इससे जो कस्टमर है उसको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है ना, वो सेटिस्फाई रहता है क्या कि उसने जो शूज है वो कहाँ से खरीदा है, वो उसने उस ब्रांड पर्टिकुलर ब्रांड के शोरूम से लिया है। तो मींस उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी। बट रियलिटी में क्या होता है, क्योंकि एमएनसी को लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना होता है, तो अपने कॉस्ट को क्या करने के लिए, लो करने के लिए वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको इस तरह के क्या देते हैं, लार्ज ऑर्डर्स देते हैं। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इस तरह के ऑर्डर्स को लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास इतना काम नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली जो एमएनसीज है वो उनको वर्क प्रोवाइड कर रही है, और बदले में एमएनसी को क्या मिल रहा है, बहुत ही लो कॉस्ट में उनको क्या मिल रहा है, अपना प्रोडक्ट मिल रहा है, और वो उसी प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के अंदर, अपने ब्रांड नेम के अंदर क्या कर सकते हैं, जो कस्टमर है उसको सेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको पहला पॉइंट भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लार्ज एमएनसीज हैव पावर टू डिटरमाइन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन एक्सेट्रा। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या बताया गया, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि भाई जो लार्ज एमएनसी होती है उनके पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सकती हैं, वो डिटरमाइन करती हैं प्राइस को, क्वालिटी को, डिलीवरी को एंड लेबर कंडीशन को। मैंने आपको बताया था पहले ही कि भाई जो एमएनसीज होती हैं वो कहीं ना कहीं क्या करती है, एग्रीमेंट करती है किससे, जो ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिसमें वो क्लियर गाइडलाइन देती हैं कि वो क्या करेंगे, भाई जो प्राइस है वो कितनी होगी पर, आप कह सकते हैं अगर हम शूज का एग्जाम्पल है तो पर जो शूज का पेयर होगा उसकी क्या प्राइस होगी, उसकी क्या क्वालिटी होगी, क्वालिटी से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट या कोई पेयर ऑफ शू क्वालिटी वाइज थोड़ा सा भी कम लगता है तो उसको साफ क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। उसकी डिलीवरी कब होगी और जो लेबर की कंडीशंस है वो कैसी होगी। तो जो एमएनसी है बेसिकली वो इस तरह से क्या करता है, डोमिनेट करता है, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर है वो भी एमएनसी की बात को मानते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास इस तरह का वर्क नहीं होता। तो उनको जब इतना लार्ज आप कह सकते हैं ऑर्डर मिलता है तो ऑटोमेटिकली उनको ये कंडीशंस माननी पड़ती है। और जो एमएनसी है वो किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे मैनिपुलेट कर रही है प्राइस को, क्वालिटी को, डिलीवरी को एंड लेबर कंडीशन को, सो दैट उनका जो ब्रांड की जो गुडविल है वो खराब ना हो, और वो बहुत ही इजीली स्मॉल प्रोड्यूसर से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करें और उसको क्या करें, सेल करें अंडर देयर ओन ब्रांड नेम, जिससे जो उनका प्रोडक्ट है उसकी प्राइस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। भाई आज अगर हम कोई पेयर ऑफ शू खरीदने आते हैं किसी बड़े ब्रांड का तो 5-6 thousand से कम का कोई पेयर ऑफ शू नहीं आता, जबकि वही जो लोकल प्रोड्यूसर है वो उस क्वालिटी का जो शू होता है वो कितने में बनाता है, मान लीजिए 2000 में बनाता है,
ठीक है। अब जब एमएनसीज जो है वो उनको लार्ज नंबर पे अगर ऑर्डर दे रही है तो हो सकता है कि जो एमएनसी है वो पर पेयर ऑफ शू कितना ले रही है, 1500 ले रही है, और सेल कितने में कर रही है, 5000 में। किनको, कस्टमर्स को, यानी कि हम लोगों को। तो आप देख रहे हैं एमएनसी किस तरह यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या कर रहा है, बना रहा है। तो इस तरह से जो एमएनसीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्लेस करती हैं ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर, सो दैट जो स्मॉल प्रोड्यूसर है वो उनको कम रेट के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको क्या करें, मैन्युफैक्चर करके दें, बना के दें, और जो एमएनसीज हैं वो उसको अपने ब्रांड नेम के अंदर अपने कस्टमर को उन प्रोडक्ट को क्या कर सकें, सेल कर सकें, जिससे कि एमएनसी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लो है और जो प्रॉफिट है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो आई होप आपको ये भी क्या होगा, क्लियर होगा। तो आई एम होपिंग कि हमने इस लेक्चर के अंदर जो भी पॉइंट डिस्कस करे, यानी कि 2 वेज डिस्कस करे, वो दोनों ही वे उसके सभी पॉइंट्स आपको क्या होंगे, क्लियर होंगे।